distance x from the receiving end, that will be equal to 1 over zc sine hyperbolic gamma x vr plus cos hyperbolic gamma x ir. Gamma is a propagation constant, ठीक है, it is a complex number alpha plus j beta, और gamma is equal to z into y under root. What is z? Z है impedance per unit length, और y क्या चीज है? ये admittance है per unit length. Impedance per unit length हम कैसे फाइंड करते हैं? बिकॉज L पर यूनिट लेंथ, R हमें पर यूनिट लेंथ पता है, और L जो है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है. इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कहाँ से आ गई? वो ऑलरेडी हम चैप्टर 4 में हमने बात की है कि इंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ J लगाते हैं और उसके साथ R ऐड करते हैं तो बेसिकली स्मॉल z आ जाएगा. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, वहाँ से हम निकाल सकते हैं एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ. सो गेमा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट. इस इक्वेशन में गेमा जो है, और इट इज इक्वल टू z इंटू वाई अंडर रूट, स्मॉल z एंड स्मॉल y अंडर रूट, ठीक है. और x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड. अगर रिसीविंग एंड की वोल्टेज और करंट हमें पता है तो हम किसी भी पॉइंट पे एट ए 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, 800 किलोमीटर फ्रॉम द रिसीविंग एंड, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, ठीक है, x की जगह उस डिस्टेंस को आप प्लेस करें तो आपके पास उस डिस्टेंस पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी. और उसमें ZC, व्हाट इज ZC? ZC को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू z डिवाइड बाय स्मॉल z डिवाइड बाय स्मॉल y, इसका अंडर रूट, ठीक है. और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इन ये जो इक्वेशन है करंट और वोल्टेजेस की, इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज ए इंसिडेंट वेव एट द रिसीविंग एंड पे. जो वोल्टेज आती है उसको इसके दो पार्ट्स हम बना सकते हैं. किसी भी पॉइंट x पे जो वोल्टेज है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, और एट एनी पॉइंट x फ्रॉम द रिसीविंग एंड, जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी दैट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन. और इसमें से ये वाला पार्ट है, इसको हम इंसिडेंट वेव कहते हैं, और ये वाला पार्ट है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. जस्ट लाइक वेव्स इन वाटर, ठीक है, इन एयर वो ट्रेवल करती हैं, और उसके बाद जहाँ पे मीडियम चेंज होता है बेसिकली, ठीक है. अगर इसमें x को मैं 0 पुट करूँ तो बेसिकली ये हमारे पास इंसिडेंट, वो जो रिसीविंग एंड पे इंसिडेंट वेव की जो वैल्यू होगी एट एनी टाइम इंस्टेंट वो आ जाएगी. और अगर इसमें मैं x को 0 के बराबर पुट कर लूँ, इसमें अगर x को 0 के बराबर पुट करूँ तो एट एनी टाइम इंस्टेंट रिसीविंग एंड पे x इज 0, रिसीविंग एंड पे x की वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है. रिसीविंग एंड x इज इक्वल टू 0 पे मुझे इंसिडेंट वेव जो है उसकी वैल्यू आएगी एट एनी टाइम इंस्टेंट. और इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, ये रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है at distance x is 0, which is of course receiving end पे, at any time instant जो reflected wave है वो हमारे पास आ जाएगी. just like waves हैं, light waves हैं, जब ये एक मीडियम से receiving end का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई लोड हो, वो एक नया मीडियम है बेसिकली. जिस तरह लाइट है पानी में से जब दाखिल होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका एक पोर्शन जो है वो उसमें से गुजर जाता है और एक पोर्शन वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है. इसी तरीके से वेव्स हैं, पानी में वेव्स हैं, ठीक है. इसी तरीके से किसी स्ट्रिंग में अगर हम वेव्स बनाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है. और इन दोनों का सम किसी भी लोकेशन पे, किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x पे फॉर एग्जांपल, अब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी एट ए डिस्टेंस x पे? सेंडिंग इंसिडेंट वेव क्या है, रिसीविंग और रिफ्लेक्टेड वेव क्या है? इन दोनों का सम जो है एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, x फॉर एग्जांपल हाफ लेंथ पे, ठीक है, व्हाट विल बी द वोल्टेज एट एन गिवन टाइम इंस्टेंट, एट एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है. अगर t वेरिएबल l को मैं फिक्स, x को मैं फिक्स करूं L/2 एट हाफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और t को अगर मैं वेरी करूं, ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है दैट विल बी द वोल्टेज, जो कि ऑफ कोर्स इट विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम. साइनोसाइडल सिग्नल होगा वहां पे भी, ठीक है. और इसको ये करंट और वोल्टेजेस है, दे आर वेव्स, ठीक है. उनका बिहेवियर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करती है बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी है. और इसी तरीके से ये जो वेव्स हैं,
इनका एक पीरियड है, पीरियड इज ओमेगा जो है, ओमेगा जो इसका टाइम में दैट इज वहाँ से हम पीरियड निकाल सकते हैं। जबकि वेव लेंथ है बेसिकली दो कोई भी वेव है उसमें स्पेस में लेम्डा की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली स्पेस में ठीक है, उसके जो दो ट्रफ जो होते हैं वेव्स के, ठीक है, या दो क्रेस्ट्स जो होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेम्डा कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर हमारे पास जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, अगर ये लॉसलेस है, लॉसलेस का मतलब क्या है, इसमें r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 है ट्रांसमिशन लाइन की। और इसमें हमने देखा, हमें पता है कि जो z है यहाँ पे गेमा जो है, गेमा इज बेसिकली, गेमा के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इट इज अल्फा प्लस जे बीटा। और गेमा किसके बराबर है, अंडर रूट जी इंटू वाई के अंडर रूट के बराबर है। जी एक कम्प्लेक्स नंबर है और वाई एक कम्प्लेक्स नंबर, इनके प्रोडक्ट, और उन कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का जब अंडर रूट लेते हैं तो एक कम्प्लेक्स नंबर आता है जिसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और अगर इंडक्टेंस, अगर इस लाइन की रेजिस्टेंस 0 के बराबर है, हम एज्यूम करते हैं कि लाइन की निग्लिजिबल है, इफ लाइन लॉसेज आर निग्लेक्टेड, तो उस सूरत में r को वी कैन पुट r इज इक्वल टू 0 इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बीटा की जो वैल्यू है, बीटा किसके बराबर है, बेसिकली स्मॉल जी स्मॉल वाई अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 होता है, अल्फा प्लस जे बीटा। और बीटा फिर हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा एल डिवाइड बाई सी। एल क्या चीज़ है, दिस इज द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, और सी क्या चीज़ है, इट इज द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इनके प्रोडक्ट का अंडर रूट, उसके बाद 2 पाई एफ। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, ठीक है। और इफ रेजिस्टेंस इज 0, रेजिस्टेंस इज 0, तो जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जो हम बात करते हैं यहाँ पे, here we have the characteristic impedance, it is a complex number. Why it is a complex number? Because it is the ratio, square root of the ratio of z divided by y. z है उसको y से डिवाइड करते हैं। z क्या चीज़ है, पर यूनिट लेंथ इम्पीडेंस है, और y क्या चीज़ है, पर यूनिट लेंथ एडमिटेंस है। बिकॉज z इज इक्वल टू r प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। और y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, बिकॉज y इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस की वजह से जो इम्पीडेंस होती है उसकी रेसिप्रोकल, और कैपेसिटेंस की वजह से किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू जे 1 ओवर जे ओमेगा सी के बराबर होती है। तो एडमिटेंस किसके बराबर होगी, जे ओमेगा सी के बराबर होगी, ठीक है। और एडमिटेंस जे ओमेगा, अगर लाइन लॉसलेस है तो एडमिटेंस वाई ऑफ कोर्स वाई इज जे ओमेगा सी, लेकिन अगर लाइन इज लॉसलेस है तो उसकी जो इम्पीडेंस है स्मॉल जी, उसमें आर 0 आएगा। तो आर 0 आने का मतलब ये है कि जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जे ओमेगा कैपिटल एल होगा, और स्मॉल वाई किसके बराबर होगा, जे ओमेगा सी के बराबर होगा, ठीक है। और वहाँ से वी कैन फाइंड दैट ये जेड सी जो है ये स्मॉल जी डिवाइड बाई स्मॉल वाई अंडर रूट के बराबर है, क्योंकि आर इज इक्वल टू 0। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जेड सी जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इट कम्स आउट टू बी इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाई एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, इसके अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। और इसको जब लाइन लॉसलेस लाइन है, अगर उसकी लाइन की रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में इस करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम सर्ज इम्पीडेंस का नाम देते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। फॉर ए लॉसलेस लाइन द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज नोन एज सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेव की वेलोसिटी हमेशा f इंटू लेमडा के बराबर होती है, ठीक है। और चूंकि लेमडा भी f यहाँ से हमारे पास लेमडा है 2 पाई डिवाइड बाई बीटा है, ठीक है। f इज आल्सो नोन टू अस, यहाँ से फिर हम वेलोसिटी ऑफ वेव उसकी निकाल सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट एल सी के बराबर है, और उसकी वेव लेंथ हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि अगर हम निगलेक्ट करते हैं GMRL, एक ट्रांसमिशन लाइन है उसका एक GMR होगा, एंड दैट ट्रांसमिशन लाइन इट विल हैव ए GMRC। कैपेसिटेंस की सूरत में GMRC इज ऑलवेज ग्रेटर देन GMRL। GMRL में बेसिकली हम उसका इफेक्ट भी शामिल करते हैं, e⁻⁻⁴ और 4 का भी कहीं से कोई फैक्टर आता है, इफ यू रिमेंबर रिकॉल दोज इक्वेशंस,
ठीक है. So these are of course for capacitance GMR is different, for inductance GMR is different, but the difference is not that significant, so we can neglect that difference and we can put GMRL is equal to GMRC. ठीक है. When we put GMRL is equal to GMRC, then what we get is, because in this equation if we have L किसके बराबर है, L is equal to 2 pi 2 into 10 raised to power minus 7 log GMD divided by GMRL, और C किसके बराबर है, it is equal to 2 pi या 1, I don't exactly remember, it was probably 2 pi epsilon naught divided by log of GMD divided by GMRC. ठीक है. और वो जो इंडक्टेंस की इक्वेशन है उसको भी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट. ठीक है. जो 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 का फैक्टर है, इसमें बेसिकली वो जो 4 पाई म्यू नॉट किसके बराबर होता है, इट इज व्हाट आई रिमेंबर इज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 के बराबर होता है, और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो उसकी जो वो वाली एल की वो वाली इक्वेशन लिखें, एल विल बी some mu naught multiplied by some constant multiplied by log GMD divided by GMR होगा बेसिकली. ठीक है. और C will be function of mu naught epsilon naught divided by log of GMD divided by GMRC. GMRL और GMRC को अगर हम इक्वल पुट करें, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन लाइन GMD इज सेम, और इस इक्वेशन में अगर L और C की वैल्यूज वो इक्वेशंस अगर हम पुट करें after equating this GMRL is equal to GMRC, तो वहां से फिर velocity of wave हमारे पास आ जाती है, which comes out to be 1 over epsilon naught mu naught epsilon naught, और उसकी वेव लेंथ आती 1 over f mu naught epsilon naught. ठीक है. सो mu naught और epsilon naught फॉर द फ्री एयर ऑफ कोर्स, और कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, इट्स mu naught and mu r is same as फॉर द फ्री एयर. जब इसमें पुट करते हैं तो what we get is the velocity of wave हमारे पास आ जाती है, which comes out to be 3 into 10 raised to power minus 8 meter per second, which is the speed of light. ठीक है. और velocity of light at 60 hertz, of course 60 hertz की हम बात करते हैं. ठीक है. और उसके बाद इसकी wavelength और 60 hertz, sorry, velocity of light because it doesn't have any dependency on frequency, but this lambda it has the dependency on the frequency. ठीक है. सो 60 हर्ट्ज जब इसमें पुट करते हैं तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी आती है, इट कम्स आउट टू बी 5000 किलोमीटर. अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स की बात करें, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी हर्ट्ज में है 60 हर्ट्ज है, लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स की बात करें थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स, वहाँ पे व्हेन फ्रीक्वेंसी इस 1000 हर्ट्ज का सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, 10,000 हर्ट्ज का करते हैं, ठीक है, और बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसकी फिर वेव लेंथ क्या होती, बढ़ती चली जाती. एग्जैक्टली इसी तरह की इक्वेशंस ये जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो कोर्सेज होते हैं, एंटीना डिज़ाइन के जो कोर्सेज होते हैं, वेव गाइड्स के जो कोर्सेज होते हैं, उसमें इसी तरह की इक्वेशन के साथ वो प्ले करते हैं. ठीक है. और अगर एक ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है, ठीक है, और उसके लिए फिर जो ZC है, ZC comes out to be critical जो कौन सी characteristic impedance, ठीक है, it comes out to be 60 log GMD divided by GMRC इसके बराबर होता है. ये भी एक constant है, and it is independent of length of course, because ZC is small under root Z divided by small y का under root Z is per unit impedance and y is per unit admittance. So ZC is nothing but 60 into log of GMD divided by GMRC. एक टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन है 69 kV की, उसके लिए ZC जो है इट इज अबाउट 400 ओहम्स, और 765 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, इसके लिए ZC की वैल्यू 250 ओहम के आसपास डबल सर्किट लाइन के लिए ये वैल्यू होती है. ठीक है. नाउ अगर लाइन लॉसलेस है, तो इसका मतलब है कि R किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 0. R जब 0 के बराबर पुट करते हैं तो गेमा किसके बराबर था, इफ यू रिमेंबर, गेमा वाज इक्वल टू स्मॉल z डिवाइड बाय स्मॉल y का अंडर रूट. इसमें z जो है R प्लस j ओमेगा L के बराबर था. R को 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, तो उसमें गेमा का रियल पार्ट खत्म हो जाता है. व्हाट वी गेट इज गेमा इज बेसिकली अल्फा प्लस j बीटा. ठीक है. तो उसमें से अल्फा खत्म हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज गेमा इज इक्वल टू j बीटा.
ठीक है, व्हेन गेमा इज इक्वल टू जे बीटा, और इसमें काज हाइपरबोलिक गेमा एक्स, इसमें गेमा को जब जे बीटा के बराबर पुट करता हूं तो दिस इक्वेशन इट बिकम्स cos बीटा एक्स, cos j beta x for a lossless transmission line, cos gamma x it is nothing but cos beta x. Similarly, sin gamma x is nothing but j sin beta x. These are simple identities. You can prove these things very simply. Okay, so once we have a lossless transmission line, then we get a simplified equation for the voltage and current at a given point along the transmission line from the receiving end. Of course, ये जो x है, again I should repeat that x is the distance from the receiving end. शुरू में derivations हमने की थी, कल वाले लेक्चर में मुझे लगता है कि एक आधी जगह पर शायद मैंने बस वो फ्लो में मैंने शायद सेंडिंग एंड कहा हो, तो दिस इज नॉट सेंडिंग एंड, क्योंकि डेरिवेशन इफ यू रिमेंबर वी हैड डन द डेरिवेशंस फॉर वी एक्स और आई एक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, उसमें एक्स हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, इट वाज फ्रॉम द रिसीविंग एंड। ठीक है, जब ट्रांसमिशन लाइन है लॉसलेस है, सो इट इज वेरी सिंपल, cos बीटा एक्स वी आर, पहले यहाँ पे अगर लॉसलेस नहीं थी तो उस वक्त व्हाट वी हैड हियर वाज cos हाइपरबोलिक गेमा एक्स वी आर था। ठीक है, गेमा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट व्हेन लॉसलेस लाइन इज हियर सो गेमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दैट सॉरी नॉट अल्फा, गेमा एक्स cos हाइपरबोलिक गेमा एक्स वी आर, तो गेमा जो है वो गेमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, फॉर ए लॉसलेस लाइन अल्फा इज इक्वल टू 0, सो जे बीटा एक्स cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स इज इक्वल टू cos बीटा एक्स। ठीक है, सो वोल्टेज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द रिसीविंग एंड इट विल बी इक्वल टू cos बीटा एक्स वी आर प्लस जे ZC sin beta x IR. Similarly, Ix it is equal to J1 over ZC sin beta x VR plus cos beta x IR. ठीक है, what about at the receiving end? How can we relate the transmission receiving end and transmitting and sending end voltages and current? Because when this x is equal to L, of course, then this will be Vs and x is equal to L. What we have is we will have what will be this thing? This will be Is. ठीक है, so इस x की जगह आप L को replace करें, what we get is we will get the receiving and sending, and if we know the receiving end voltages and currents, we can find the transmitting end voltages and currents. ठीक है, इसमें दो चीजें हैं जो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, बल्कि तीन चीजें समझ लें। ठीक है, अगर वो तीन चीजें हमें पता हो, ठीक है, और अगर रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस और करंट्स हमें पता हो, तो ट्रांसमिशन जो सेंडिंग एंड है उसकी वोल्टेजेस और करंट्स हम निकाल सकते हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? एक तो ये लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, और दूसरा बीटा है। बीटा फिर मैं रिपीट करूंगा, बीटा कहाँ से आया? बीटा इज नथिंग बट अंडर रूट जेड, स्मॉल जेड डिवाइड बाई स्मॉल जी अंडर रूट। ठीक है, व्हेन द लाइन इज लॉसलेस लाइन, ठीक है, उसके बराबर है। और ZC किसके बराबर है? ZC इज इक्वल टू L डिवाइड बाई C अंडर रूट। अगर लाइन लॉसलेस ना होती तो ZC किसके बराबर होता? इट वुड बी स्मॉल z डिवाइड बाई स्मॉल y अंडर रूट के बराबर होता। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, अगर रिसीविंग एंड एक लॉसलेस लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, जिसके लिए आपने बीटा आपने फाइंड किया है, ZC आपने फाइंड किया है, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आपको पता है, ठीक है, और सेंडिंग एंड की वोल्टेज आपको पता है, रिसीविंग एंड जो ओपन सर्किट है उसमें आपने कोई लोड नहीं लगाया है, दैट मींस IR इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी VR at that case, of course, when IR is equal to 0, it means that there is no load. So this voltage will be what will be this voltage? This voltage will be no load voltage. So no load receiving end voltage, it will be is equal to, because IR is equal to 0, Vs divided by cos beta L के बराबर होगा। V no load is equal to Vs divided by cos beta L। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि this factor, ठीक है, ये फैक्टर अगर b को मैं फिक्स करूं और l को अगर मैं 0 के बराबर पुट करूं तो दिस फैक्टर विल बी 1। ठीक है, ऑफ कोर्स b l इज 0, इसका मतलब है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड दे आर द सेम, तो ऑफ कोर्स देन vr एंड vs विल बी सेम।
एंड फॉर द गिवन, जिसके लिए बीटा, ऑफ कोर्स बीटा इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के उस पे लेआउट पे डिपेंड करता है, कौन से कंडक्टर्स आपने लगाए हैं, बंडल्ड हैं या नहीं, बंड कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कंडक्टर्स का जीएमआर कितना है, कंडक्टर्स का जीएमडी कितना है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। एल इज द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो दिस फैक्टर फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन, this factor it will become it will be more and more. It means that this factor, this cos beta L, it will just keep on decreasing, क्योंकि cos 0 is equal to 1, और जितना आप cos ये एंगल बढ़ता चला जाएगा इतना ही cos की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है एक ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, और अगर रिसीविंग एंड पे वोल्टेज करंट 0 है, ठीक है, देयर इज नो लोड एट द रिसीविंग एंड, देन रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है, नो लोड वोल्टेज, it will be greater than the sending end voltage. Sending end voltage उससे sending voltage से receiving end की voltage ज्यादा होगी for a lossless transmission line. At no load the line current is entirely, तो फिर current then of course IR तो 0 के बराबर है, लेकिन of course there is IR 0 हो तो VR किसके बराबर होगा, VS डिवाइड बाई cos बीटा L के बराबर होगा। लेकिन जो हमारे पास करंट है IR 0 के बराबर है, लेकिन स्टिल देयर इज ए करंट, सेंडिंग एंड से करंट जा रही IS। देखें करंट की इक्वेशन, IR इज 0, देयर विल बी सम रिसीविंग एंड वोल्टेज, IR इज 0, ठीक है, देयर इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड विच इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर इज सेंडिंग एंड करंट। तो ये करंट बेसिकली कहाँ जा रही है, दिस करंट इज बेसिकली, दिस इज द चार्जिंग करंट, कैपेसिटिव करंट, एंड द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज हायर देन द सेंडिंग एंड। वो जो कैपेसिटर की चार्ज और डिस्चार्ज के लिए जो करंट सेंडिंग एंड से जाती है, बेसिकली दिस इज द दिस करंट, दिस इज एविडेंट फ्रॉम व्हिच शोज दैट द लाइन as line length increases, BL increases and cos beta L decreases, resulting in a higher no load voltage at receiving end, ठीक है। फॉर ए सॉलिड शॉर्ट सर्किट, अगर इसको हम सॉलिड शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसको हम रिसीविंग एंड के दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दें, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दें, उस सूरत में VR विल बी इक्वल टू 0, इन दैट केस VS विल बी इज इक्वल टू JZC sin बीटा LIR, ठीक है, IS इज इक्वल टू cos बीटा LIR। तो ये सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और ये एक जनरल इक्वेशन है, किसी भी पॉइंट पे आपने वोल्टेज और करंट निकालनी हो तो ये वाली इक्वेशन है। लेकिन सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के दरमियान आपने वोल्टेज रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो ये वाली इक्वेशन है, x को L के बराबर पुट करना है, ठीक है। और अगर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट हो जाए रिसीविंग एंड, तो हमारे पास ये वाली रिलेशनशिप्स जो हैं, वी नो लोड, रिसीविंग एंड की नो लोड वोल्टेज, और सेंडिंग एंड की करंट वोल्टेज, और रिसीविंग एंड की वोल्टेज व्हेन रिसीविंग एंड इज शॉर्ट सर्किटेड गिवन बाय दीज इक्वेशंस, ठीक है। एक और चीज है, अब अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उसके एंड पे, रिसीविंग एंड पे मैं लोड लगाता हूँ, लोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ लोड इज इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस हर लाइन के लिए एक खास कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस होगी, ठीक है, जो कि हमने जिसकी बात की है, वंस ट्रांसमिशन लाइन इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस। और सर्ज एम्पीडेंस ऑफ कोर्स उसका रेजिस्टेंस को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर ZC जो है इट इज ए प्योरली रेजिस्टिव। अगर R 0 के बराबर नहीं है ट्रांसमिशन लाइन की, तो ZC कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों कम्प्लेक्स नंबर होता है? इसलिए नंबर होता है कि ZC इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल z डिवाइड बाई स्मॉल y के बराबर होता है। स्मॉल z इज इक्वल टू R प्लस j ओमेगा c के बराबर होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 0 के बराबर नहीं हो तो ZC कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो तो ZC इज ए रियल नंबर। लेकिन चूंकि ये एम्पीडेंस है तो इसका मतलब है कि ये इट इज फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, इट इज ए ZC किसके बराबर होगा? इट विल बी ए प्योर रेजिस्टेंस के बराबर होगा ZC, जो कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस जो होगी। और इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको सर्ज एम्पीडेंस नाम दिया था, ठीक है। एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके एंड पे लोड लगा रहे हैं, एंड दैट लोड इज नथिंग बट इक्वल टू द सर्ज एम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के सर्ज एम्पीडेंस के बराबर है लोड, ठीक है।
तो उस वक्त जो लोड होगा, जो लोड रिसीविंग एंड पे जो लोड होगा उसको हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ये एक हमारे पास एक रेफरेंस मिल जाता है। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ कोर्स दे आर नॉट बीइंग टर्मिनेटेड एट द सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में कोई भी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट नहीं होती। लेकिन जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो लोग हैं, कम्युनिकेशन की लाइन को जो है इंजीनियर्स हैं, दे ट्राई टू टर्मिनेट द कम्युनिकेशन लाइंस एट द सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। अगर सर्ज इम्पीडेंस पे अगर एक लाइन टर्मिनेट होती है तो इसकी एक और खूबसूरती भी है, एंड दैट इज बेसिकली इसमें फिर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इक्वल टू 0 होता है। ये देखें, उसमें फिर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो करंट का जो है, इसके जो दो पार्ट्स हैं ना, एक में रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है और एक इसकी इक्वेशन है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इसमें अगर रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन आती है, ये देखें, ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है वोल्टेज का, A2 है। A2 वोल्टेज के लिए A2 की वैल्यू क्या थी? इफ यू रिमेंबर, इट वाज इक्वल टू VR माइनस ZC इंटू IR डिवाइडेड बाई 2। ये A2 था हमारे पास। लेकिन अगर हम लोड इसको जरा लिखें आप लोग, A2 इज इक्वल टू VR माइनस IR ZC डिवाइडेड बाई 2, ये A2 के बराबर है। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में के एंड पे जो लोड लगाया है वो ZC के बराबर है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का के एंड पे जो लोड लगाए वो ZC के बराबर है, तो VR माइनस ZC डिवाइड बाई IR, उसमें IC किसके बराबर होगा? IR किसके बराबर होगा? IR इज नथिंग बट VR डिवाइड बाई ZC, ठीक है। अगर मैं लोड ZC के बराबर लगाता हूं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे, तो जो रिसीविंग एंड की जो करंट होगी, जो लोड में से गुजर रही होगी, दैट विल बी IR इज इक्वल टू VR डिवाइड बाई ZC। सो A2 जो है दैट इज इक्वल टू V2 माइनस ZC इंटू IR डिवाइड बाई 2 है। तो उसमें IR की जगह VR डिवाइड बाई ZC पुट करेंगे तो VR ऊपर भी है, न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी दोनों कट जाएंगे, VR माइनस VR हो जाएगा, और उसमें फिर रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी वहां से आ रही दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। सो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये फिर इसमें जब हम ZC करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लगाते हैं और वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, उस सूरत में करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज ए प्योर रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो उस सूरत में जो लोड एब्जॉर्ब, जो पावर एब्जॉर्ब करेगा लोड, उसको हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहते हैं। एंड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज लोड, कोई भी लोड है जो लोड ड्रा करता है, एस किसके बराबर होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू VR इंटू IR स्टार के बराबर। लोड हमेशा कोई भी कंपोनेंट लोड एब्जॉर्ब करता है वो किसके बराबर होता है? इस इक्वेशन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर IR को मैं रिप्लेस करूं VR डिवाइड बाई ZC से, ठीक है, तो VR स्टार डिवाइड बाई ZC स्टार, क्योंकि ZC एक प्योर सर्ज इम्पीडेंस की बात करते हैं तो ये एक प्योर रियल नंबर है, ठीक है, जिसकी ओहम में इसकी यूनिट्स हैं। सो VR could be a complex number. So what we get is when ZC is equal to surge impedance के बराबर हो, तो ये वाली जो पावर जो एब्जॉर्ब करेगा सर्ज इम्पीडेंस वो इसके बराबर होगी, और ये पावर बेसिकली उसको हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। और VR अगर हमारे पास लाइन वोल्टेज है, रेटेड लाइन वोल्टेज है, उसको √3 से डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स। देन अगर, और ये हमारे पास मेगावाट में SI इन मेगावाट में अगर निकालना चाहें, ठीक है। जनरली पावर हमेशा ट्रांसमिशन लाइंस में जब भी हम पावर की बात करते हैं तो किलो वाट्स या वाट्स की बात नहीं करते, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इज देयर, ठीक है। अगर किलो वाट्स और वाट्स की बात करें तो फिर यहाँ पे साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻3 10⁻6 इस तरह के फैक्टर्स भी साथ साथ लगाने पड़ेंगे। उनको अवॉइड करने के लिए हम पावर को हमेशा मेगावाट में शो करते हैं, ठीक है, मेगावाट में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब इस पावर को मैं मेगावाट में लिखूंगा तो बेसिकली अगर यहाँ पे किलो वोल्ट्स एल रेटेड अगर मैं ले लूँ, लाइन टू लाइन वोल्टेज ले लूँ, उसका स्क्वायर ले लूँ और √C कर दूँ, ठीक है, तो सो ये हमारे पास हो जाएगी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर IR, अगर हमारे पास
अगर हमारे पास सर्ज इम्पीडेंस है, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस है, लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस की मैंने की है, रिसीविंग एंड पे जो लोड लगा है वो सर्ज इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है दैट इज अ प्योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। उस सूरत में इक्वेशन जो है पावर की इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर लास्ट लाइन के लिए इक्वेशन क्या थी, लेट मी रिपीट हियर, दैट वाज इक्वल टू cos बीटा एक्स वी आर प्लस प्लस किसके बराबर थी, इट वाज जे जेड सी साइन बीटा एक्स आई आर के बराबर थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इसके बराबर थी। इसी तरीके से करंट की एक इक्वेशन पीछे हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिखी है, तो यहाँ पे जे जेड सी आई आर बी एक्स का फैक्टर था, लेकिन आई आर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जेड सी इंटू वी आर, आई आर इज नथिंग बट जेड सी, आई आर इज नथिंग बट वी आर डिवाइड बाई जेड सी, तो यहाँ पे जो आई आर का फैक्टर था उसकी जगह वी आर डिवाइड बाई जेड सी लिखूंगा, तो वी जेड सी ऊपर भी था नीचे भी था, वो आपस में कैंसल हो जाएंगे। ये बेसिकली दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। जब सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग हो रही है, रिसीविंग एंड पे सर्ज एम्पीडेंस मैंने लगाई है, तो जेड सी इज, तो यहाँ पे करंट आई आर किसके बराबर होगी, आई आर विल बी इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई जेड सी, ठीक है, तो वी आर डिवाइड बाई जेड सी का मतलब ये जेड सी और डिनोमिनेटर में जेड सी कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन रह जाएगी cos बीटा एल वी आर प्लस जे साइन बीटा एल वी आर, तो वी आर को मैं कांस्टेंट लेता हूँ, what I get is I simply get a very interesting equation. At any point from the receiving end, the voltage is given to us cos beta x plus j sin beta x into VR. लेकिन ये चीज क्या है, what is this thing, ठीक है, ये चीज simply ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, what is this thing, this is phase angle, ये एंगल है बेसिकली, ठीक है, ये एंगल है जो एट डिस्टेंस डिस्टेंस x पे जो वोल्टेज होगी, ठीक है, उसका उसका जो एंगल होगा, ठीक है, बीटा x, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखें इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल लिख सकता हूँ, दिस एंगल अगर एंगल के फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन बीटा x डिवाइड बाय साइन टेंजेंट इनवर्स, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स sin beta x divided by cos beta x, sin beta x divided by cos beta x, it is tangent x, tangent beta x, tangent inverse x, tangent beta x, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और what we are left with is we will get beta x, ठीक है, तो so we are beta x और ix, similarly we can write current ix is equal to ir beta x, very interesting। एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज लॉसलेस, ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज टर्मिनेटेड एट इट्स सर्ज एम्पीडेंस, जो लाइन की कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस है, हर लाइन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस है, उसी कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस से हमने टर्मिनेट किया, लोड जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस के बराबर लगाया है, और लाइन इज लॉसलेस ऑफ कोर्स। तो उस सूरत में किसी भी पॉइंट पे एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके ऊपर आप रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ मूव करना शुरू करें, तो हर लाइन पे जो वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को जब सर्ज एम्पीडेंस पे हम टर्मिनेट करते हैं, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, ठीक है, तो उसकी वोल्टेज किसके बराबर होगी, रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर होगी, और इवन सेंडिंग एंड के ऊपर चले जाएं, x इज इक्वल टू एल, क्योंकि एल पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है it doesn't depend upon the distance from the x, रिसीविंग एंड की वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड के बराबर है, और पूरी लाइन है उसके ऊपर जो वोल्टेज का प्रोफाइल है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, हर जगह पे एक जैसी वोल्टेज है। और करंट को भी हम देखते हैं कि आई एक्स सेंडिंग एंड की जो करंट है एक्स एल के बराबर हो, सेंडिंग एंड की करंट और रिसीविंग एंड की करंट एग्जैक्टली सेम है, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें ऑफ कोर्स इंडक्टिव इफेक्ट इज दियर, कैपेसिटिव इफेक्ट इज दियर, लेकिन इस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को मैंने क्या किया है, सर्ज एम्पीडेंस मैंने इसके एंड पे जो लोड है वो सर्ज एम्पीडेंस के बराबर लगाया है। तो उस सूरत में रिसीविंग एंड की वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड की जो करंट है वो किसके बराबर है, सेंडिंग एंड की करंट के बराबर है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज ये जो फेज एंगल है, ये ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन और रिसीविंग जो वोल्टेजेस हैं उनमें जो फेज डिफरेंस जो होगा दैट विल बी गिवन टू अस। एक तो वी आर एक कम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कोर्स वी आर एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, लेकिन ये भी ऑफ कोर्स क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपने की है, ठीक है, ये ZC इज सो हियर फ्रॉम हियर, तो इन दोनों के दरमियान जो फेज एंगल है करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज एंगल भी हमारे पास क्या है, 0 के बराबर, क्योंकि हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव जो सर्ज इम्पीडेंस जो है दैट इज प्योर रेजिस्टिव, ठीक है। सो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दियर। लेकिन अगर सर्ज इम्पीडेंस लोड ना लगा हुआ तो ऑफ कोर्स इवन इफ द लाइन इज लॉसलेस, तो हमारे पास VS जो है, ठीक है, VX है, किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज है, किसी भी पॉइंट पे करंट है, ये X के मुताबिक चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन की कितनी लेंथ है, VS और IS इक्वल नहीं होते हैं, VR और IR इक्वल नहीं होते हैं। ये कब इक्वल होते हैं, ये तब इक्वल होते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, उसको मैंने टर्मिनेट किया है, उसके एंड पे मैंने लोड लगाया है एंड दैट लोड इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन इज ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप मूव करें, इसके ऊपर चलना शुरू कर दें रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ या सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ, तो वोल्टेज का जो फेजर जो होगा उसका RMS वैल्यू होगी, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब वेरी इंटरेस्टिंग हियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें, और ये रिसीविंग एंड पे मैंने क्या किया था, इसको सर्ज इम्पीडेंस में मैंने टर्मिनेट किया, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या है, ये प्योर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो है इट डजंट एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर लोड नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंडिंग एंड का जो लोड है, रिसीविंग एंड, बिकॉज सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड की पावर किसके बराबर होगी, V इंटू I स्टार X के बराबर होती है ना, √3। अगर ये ऑफ कोर्स दीज आर फेज वोल्टेजेस, ठीक है, V इंटू I स्टार 3, ये रिसीविंग एंड की पावर हो गई, और सेंडिंग एंड की पावर किसके बराबर होगी, V इंटू ये जो पावर की हमने इक्वेशंस पहले स्टडी की, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, पावर की इक्वेशन क्या थी, याद है आप लोगों को, V इंटू I स्टार, ठीक है। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीविंग एंड की पावर किसके बराबर की, VS इंटू IS स्टार इंटू 3, ठीक है, 3 फेज की पावर। लेकिन चूंकि VR और ये VR और IR यहाँ पे भी वही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिसीविंग एंड जो है वो कितनी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 0 कर रहा है। तो इसका मतलब है सेंडिंग एंड कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इट एब्जॉर्ब्स QS इज इक्वल टू QR, ठीक है। सेंडिंग एंड की पावर रिसीविंग एंड की पावर इज इक्वल टू 0 है। इस सूरत में जब ऐसा हो जाए, अगर उस लाइन की अपनी इंडक्टेंस भी है, उस लाइन की कैपेसिटेंस भी है, ठीक है, ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस को भी रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर के बारे में हम कहते हैं कि ये सप्लाई करता है, इंडक्टर के बारे में हम कहते हैं ये एब्जॉर्ब करता है। तो लाइन की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की, वो कैसे फुलफिल होती है, बिकॉज लॉसलेस लाइन इज देयर। तो उस सूरत में जो इंडक्टेंस जो एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर, वो कहाँ से आती है, लाइन की कैपेसिटेंस से। यानी आप ये समझ लें कि लाइन की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के दरमियान क्या करते रहते हैं, जो रिएक्टिव पावर है उसको एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली एक दूसरे की जितनी कैपेसिटेंस इंडक्टिव पावर रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है, उतनी ही इंडक्टेंस जो लाइन की है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। यानी लाइन की जो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज फुलफिल कर रहा है, इट इज द कैपेसिटेंस। कब कर रहा है, व्हेन लाइन इज टर्मिनेटेड एट its characteristic impedance or surge impedance for a कौन सी लाइन है, एक लॉसलेस लाइन है। तो उस सूरत में ऑफ कोर्स देयर विल बी नो IQ का फ्लो, Q का जो फ्लो है, ठीक है, रिएक्टिव पावर का फ्लो ट्रांसमिशन लाइन की तरफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स we cannot terminate the transmission lines its characteristic impedance, वो जो लोड जो लगा होता है पूरे शहरों का, ठीक है, ग्रिड स्टेशन पे देयर इज सम लोड,
ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लोग जो हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे इट इज़ पॉसिबल दैट दे माइट टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस, ठीक है। सो लेकिन इसका सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग की अहमियत क्या है, ये एक रेफरेंस देता है बेसिकली, ठीक है। सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग ट्रांसमिशन लाइंस की कितनी होती है? टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन वेरीज, 150 मेगावाट होती 230 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, 230 की केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे वी आर हम पुट करेंगे, केवी रेटेड यहाँ पे पुट करेंगे। 230 केवी की ट्रांसमिशन लाइन, उसके लिए जेड हम पुट करेंगे। जेड किसके बराबर होगा? जेड विल भी उसकी इंडक्टेंस से हमने निकाली है, उसकी कैपेसिटेंस से हमने निकाली है ट्रांसमिशन लाइन की। और चूंकि इस ट्रांसमिशन लाइन को हमने एज्यूम किया है इट इज लॉस लेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इसकी इंडक्टेंस L जो हमने निकाली है विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 log ऑफ GMD डिवाइड बाई GMR, ठीक है। L मुझे पता है, ठीक है, और C मुझे पता है। तो हम देखते हैं कि ZC किसके बराबर होते हैं? कैपिटल L डिवाइड बाई कैपिटल C के अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। जब वो चीजें यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हर 230 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसके कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, कंडक्टर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये ऑफ कोर्स तकरीबन सारी लाइनों के लिए आपने ऑप्टिमाइज्ड एक डिज़ाइन किया होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं होंगी। तो इसी वजह से ZC 230 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस अगर हम ले लें तो उनके लिए तकरीबन ZC की वैल्यू कितनी आती है? इट कम्स आउट टू बी 150 मेगावाट आती है। और 765 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए सर्ज एम्पीडेंस की वैल्यू की सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू आती है 2000 मेगावाट के करीब आती है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के मेयर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी, ठीक है। नाउ एक ट्रांसमिशन लाइन, इसकी अहमियत क्या है? देखिए फिर मैं ये रिपीट करूंगा कि कोई ट्रांसमिशन लाइन, पावर की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, दे आर नॉट टर्मिनेटेड, इनके एंड पे जो लोड होता है दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स सर्ज एम्पीडेंस, ठीक है। लेकिन इसकी एक खूबसूरती ये है कि अगर लोड सर्ज एम्पीडेंस एक मेयर आपके पास आ गया, ठीक है, एक रेफरेंस आ गया, अगर लोड सर्ज एम्पीडेंस से कम है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, सर्ज एम्पीडेंस से कम है, तो उसकी जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज होगी इट विल बी मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। और अगर ट्रांसमिशन लाइन की जो सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग है, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ZC जो है ट्रांसमिशन लाइन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कैसे आपने लगाया, किस तरह के कंडक्टर्स आपने इस्तेमाल किए, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डबल सर्किट है या सिंगल सर्किट है, किस टाइप का आपने कंडक्टर इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ जो है ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपने वोल्टेज भी आपने जब एक मतलब सेलेक्ट किया, तो ऑफकोर्स सर्ज एपिडेंस लोडिंग it will be a constant, it will be a number that will be defined for that particular सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग, एक पर्टिकुलर लाइन के लिए डिफाइंड। लेकिन एक्चुअल लोड होगा वो तो डिपेंड करेगा कि लाइन के ऊपर आपने कितना लोड लगाया है। कभी कम होगा, रात के किसी टाइम पे कम होगा, दिन को ज्यादा होगा, पीक आवर्स पे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, रात को 12, 1, 2, 3 बजे वो बहुत कम होगा, ठीक है। अगर लोड सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग से अगर कम हो, ठीक है, सिग्निफिकेंटली अबव सर्ज एम्पीडेंस की लोडिंग से सिग्निफिकेंटली अबव हो, तो फिर रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है दैट इज हाई होती है, ठीक है, काफ़ी हाई होती है सेंडिंग एंड के मुकाबले में। तो उसको हमने कम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ कंपनसेशन करनी पड़ती है, ठीक है। दैट वी विल सी, वी विल टॉक अबाउट लाइन कंपनसेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसमें इतना याद रखें कि सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग एक रेफरेंस है, ठीक है। अगर लोड इससे कम हो तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा होगी। और सर्ज, अगर लोड रिसीविंग एंड पे हेवली लोडेड है, ठीक है, सर्ज एम्पीडेंस से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लोड है रिसीविंग एंड पे, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमेशा क्या होगी? इट विल बी लेस देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो आपने रिसीविंग एंड की वोल्टेज एक खास रेंज के दरमियान रखना है, ठीक है। तो सर्ज रेफरेंस आपको पता है, तो उस रेफरेंस से आप कंपेयर करके देख लेते हैं कि रिसीविंग एंड पे जो एक्चुअल जो वोल्टेज जो पावर जा रही है वो सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली अबव है या बिलो है, ठीक है। तो क्या रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज़्यादा होगी रेटेड वोल्टेज से या कम होगी, ठीक है, VR से, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आप क्या करेंगे? कोई कैपेसिटर्स, कोई इंडक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके से ऐड करेंगे
कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। ठीक है, सो हियर इज एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ जो है, वेव लेंथ जो है, दैट इज अप टू 1/8 ऑफ वेव लेंथ। मतलब 5000 किलोमीटर अगर ट्रांसमिशन की लाइन की वेव लेंथ है तो 5000 को आप 8 से डिवाइड करें, ठीक है, तो द ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आ सकती है तकरीबन कोई 600 किलोमीटर के आसपास ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है। इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन, ये बेसिकली एक एग्जांपल है, चैप्टर के एंड पे वो डिस्कस करता है, मैटलैब बेस्ड एक एग्जांपल है। ठीक है, उसका सिर्फ एक ग्राफ मैंने वहां से उठा के यहाँ पे डाला है। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन जो उस एग्जांपल में उसने डिफाइन किया है, उसके लिए ZC इज इक्वल टू 219.5 ओहम है। ठीक है, अगर उस ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे ये लोड लगा दें, ठीक है, तो सेंडिंग एंड, यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, अगर तो ये लोड सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे ये लोड लगाए, ठीक है, तो अब डिफरेंट ये डिस्टेंस है, ये बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंडिंग एंड। ये हमारे पास वोल्टेज है, VR है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है फ्रॉम द रिसीविंग एंड। ठीक है, फ्रॉम द रिसीविंग एंड ये डिस्टेंस है, रिसीविंग एंड, सॉरी, ये डिस्टेंस उसने यहाँ पे जस्ट प्लॉट करने के लिए एक्स की बात नहीं की है, ये उसने प्लॉट करने के लिए सेंडिंग एंड से उसने डिस्टेंसेस लिए हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास एक 600 लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है, तो अगर सेंडिंग एंड पे वोल्टेज 500 kV वोल्टेज है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएं, उसमें भी 500 kV होगा। 200 किलोमीटर के ऊपर चले जाएं, उसमें भी 500 kV होगा। रिसीविंग एंड पे चले जाएं, वहां पे भी 500 kV होगी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड एट इट्स सर्ज एम्पीडेंस। और उसके ऊपर लोड जो, इसका मतलब है अब ये लोड कौन सा सप्लाई कर रहा है, सर्ज एम्पीडेंस लोड सप्लाई कर रहा है। तो उस सूरत में पूरी ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड से लेकर सेंडिंग एंड तक वो वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर नो लोड है, आपने सेंडिंग रिसीविंग एंड पे आपने कोई लोड नहीं लगाया, ओपन किया है, तो हम देखते हैं कि सेंडिंग एंड की वोल्टेज जीरो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस उसने सेंडिंग एंड से लिया है, एक्स की बात नहीं की है, बेसिकली दिस डिस्टेंस इज L-x है। ठीक है, तो इसमें रिसीविंग सेंडिंग एंड पे 500 kV है, लेकिन रिसीविंग एंड में आपने कोई वोल्टेज नहीं कोई लोड नहीं लगाया है। और नो लोड का मतलब ही है कि आपने इसके ऊपर जो लोड लगाए दैट इज जीरो। जो इसका जो सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के मुकाबले में वो बहुत कम है, जीरो है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि रिसीविंग एंड से जब हम सेंडिंग एंड से आहिस्ता आहिस्ता रिसीविंग एंड की तरफ मूव करते हैं, तो वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ती चली जाती। इवन एट रिसीविंग एंड it should have been 500 kV but it has risen to 700 kV। देखें इस सिमुलेशन में 500 के बजाय 700 kV वोल्टेज है, तो उसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिड्यूस करना है। इफ देयर इज नो लोड, इस वोल्टेज को, इट इज वेरी डेंजरस टू हैव दिस मच वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम फिर कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर, लाइन कंपनसेशन की हम बात करेंगे, उसकी मदद से इस वोल्टेज को हम यहाँ से पुल करेंगे और इसको 500 kV के आसपास इसको हम ड्रॉप करवाएंगे, डूइंग सम काइंड ऑफ कंपनसेशन ऑफ कोर्स। इसी तरीके से अगर रेटेड लोड लगाते हैं, ठीक है, ये सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग हो, तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर वोल्टेज सेम रहती है। लेकिन रेटेड लोड लगाते हैं, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ हम चलते चले जाते हैं, तो वोल्टेज पर क्या होना शुरू हो जाती है, ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। रेटेड लोड पे रिसीविंग एंड, अगर आपने कोई लाइन की कंपनसेशन, गालबन लाइन की ये फिगर है, लाइन की कोई कंपनसेशन नहीं की है, रेटेड लोड जब आपने लगाया तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज 400 kV हो गई। ठीक है, तो जो कि रेटेड वोल्टेज से कम है, रेटेड लोड है लेकिन रेटेड वोल्टेज नहीं है। तो उस सूरत में फिर हम यहाँ पे कोई लाइन की कंपनसेशन कर सकते हैं और उसकी मदद से फिर इसकी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ऑफकोर्स फिर ये बड़ी तेज़ी से वोल्टेज कम होती चली जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पे रिसीविंग एंड पे जीरो होगी। जस्ट आई विल डिस्कस सिंपल एग्जांपल, उसके बाद फिर इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसमें 5.5 है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, 60 हर्ट्ज है, एफ है, 500 kV ट्रांसमिशन लाइन है, ये VR है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, लाइन टू लाइन है। दिस हमेशा
याद रखें एग्जांपल में जब भी हम वोल्टेज देते हैं तो दैट वोल्टेज इज बेसिकली लाइन टू लाइन वोल्टेज है। 300 kV लाइन है इसकी। द लाइन इंडक्टेंस 0.97 मिली ओहम पर किलोमीटर। ये आप लाइन का अगर डिजाइन हमें पता होता, डिस्टेंस अगर हमें दरमियान में पता होते कंडक्टर्स के दरमियान कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल किया है वो हमें पता होता तो ये फैक्टर हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने मेहरबानी की है, वो हमें निकाल के दे दिया है। इसी तरीके से कैपेसिटेंस भी उसने हमें निकाल के दे दिया है। दिस इज बेसिकली एल, कैपिटल एल, दिस इज कैपिटल सी, ठीक है। और स्मॉल जी किसके बराबर होगा? इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर होता है? इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। उसको जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडक्टेंस वो ओहम्स पर किलोमीटर हमारे पास स्मॉल जी आएगा। और एडमिटेंस, ठीक है, वो पर किलोमीटर वो हमारे पास एडमिटेंस आ जाएगी, ठीक है। तो एडमिटेंस डिवाइड बाय एडमिटेंस अंडर रूट करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? वो ZC आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस। डिटरमिन द लाइन फेज कांस्टेंट बीटा, सर्ज एम्पिडेंस ZC, वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन V एंड द लाइन वेव लेंथ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। बीटा किसके बराबर है? बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा बेसिकली गेमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा। और गेमा किसके बराबर है? ZY अंडर रूट के बराबर, स्मॉल z स्मॉल y अंडर रूट के बराबर है। लाइन इज लॉसलेस, r इज इक्वल टू 0। जब उसमें हम पुट करते हैं, ठीक है, z और स्मॉल c पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट b इज इक्वल टू ओमेगा LC अंडर रूट के बराबर है, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.001259 रेडियंस पर किलोमीटर। ZC is equal to L divided by C under root. It comes out to be 290.43 ohms. Velocity of propagation, of course, it is almost equal to velocity of light. और इस particular line के लिए wave length is 4,990 किलोमीटर है, ठीक है। और what will be the receiving end rated power? Receiving end की rated power 8,000 मेगावाट है और power factor हमारे पास ये है। और पावर फैक्टर, दिस इज द पावर फैक्टर एंड दिस इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज। हमने सेंडिंग एंड की क्वांटिटीज फाइंड करनी है। सेंडिंग एंड की कौन सी क्वांटिटीज हैं? इट इज द वोल्टेज एंड इट इज द सेंडिंग एंड करंट, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। तो इट्स वेरी सिंपल। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा सेंडिंग एंड की करंट और वोल्टेज फाइंड करें, ठीक है। बीटा हमने फाइंड किया, ZC हमने फाइंड किया, तो ABCD पैरामीटर्स ऑलरेडी हमें पता चल गए। Once we know ZC, once we know B, once we know the length of the transmission line, so ABCD parameters are already known to us, ठीक है। So यहाँ से देखें 800 मेगा ओहम, उसके साथ एंगल cos इनवर्स 0.8 करूंगा तो मेरे पास S आ जाएगा, ठीक है। तो S अगर मुझे पता हो और रिसीविंग एंड की वोल्टेज अगर मुझे पता हो, ठीक है, जो कि हमें गिवन है, इसको फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज जो भी appropriate formulas of course you will have to use, ठीक है। सो व्हाट विल बी द, सो यहाँ से हम देखते हैं कि VR इज ऑलरेडी नोन टू अस, SR हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। ऑलरेडी ये इक्वेशंस हम करते रहे हैं, ये पावर फैक्टर है, ठीक है। सो यहाँ से जो है 800 सॉरी receiving end apparent power, it is SR is equal to 800 divided by 0.8 cos inverse 0.8. So from here we get 800 into J into 6 MVA real part और इसका जो complex part जो है। So IR, what will be the receiving end की जो current है, that will be equal to SR star divided by 3 into VR star। ये equation भी हम already कर चुके हैं। सो रिसीविंग एंड की करंट इतनी है, रिसीविंग एंड की पावर इतनी है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सेंडिंग एंड वोल्टेज? इट्स वेरी सिंपल, कॉस लाइन इज लॉसलेस, कॉस बीटा एल VR प्लस जे ZC साइन बीटा एल IR। तो इसमें वो इक्वेशन VR इज नोन टू अस, बीटा इज नोन टू अस, L इज नोन टू अस, IR इज नोन टू अस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज, फेज वोल्टेज है 356 है। रिसीविंग एंड की फेज वोल्टेज क्या है? इट इज 288, और सेंडिंग एंड की क्या है? 256 है, 356 सॉरी। द सेंडिंग एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगी? 671 हो गई, जबकि रिसीविंग एंड की लाइन टू लाइन वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज क्या थी? इट वाज 500 kV। सो 500 kV इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 500 kV
इस पर्टिकुलर लोड में 500 kV को मेंटेन करने के लिए हाउ मच वोल्टेज विल बी देयर एट द सेंडिंग एंड, इट विल बी 671.53। और IS किसके बराबर है, IS भी इस इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशंस में IS, इस इक्वेशन में अगर मैं ISX इज इक्वल टू L के बराबर पुट करूं तो वहां से फिर मुझे IS आ जाएगा, एंड दैट IS विल बी, IS भी मेरे पास आ गया ऑफ कोर्स। तो रिसीविंग एंड की पावर किसके बराबर, सेंडिंग एंड की पावर, इट विल बी 3 into V phase into IS star। So from here this much power 800 megawatt plus J 539.67 megawatts, ये रिएक्टिव पावर है और ये एक्टिव पावर है। और हाउ मच रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर्स आर देयर इन द रिसीविंग एंड, देखिए 800 है और रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर कितनी है, 600 है। सेंडिंग एंड की एक्टिव पावर क्या है, 800 है, और सेंडिंग कितनी है, इट इज रिएक्टिव पावर इतनी है। तो इसका मतलब है कि चूंकि लाइन लॉसलेस है तो जितनी इसने रियल पावर वहां से सेंडिंग एंड से भेजी है, द होल रियल पावर इज रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग एंड को 600 इसकी MVA रिएक्टिव पावर 600 है, जबकि सेंडिंग एंड से कितनी जा रही है, सेंडिंग एंड से बेसिकली रिएक्टिव पावर सेंडिंग एंड इतनी सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन लाइन की जो इंडक्टेंस है और रिसीविंग एंड को थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिव पावर चाहिए, 600 चाहिए, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट कौन सी चीज फुलफिल कर रहा है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कैपेसिटेंस, ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या कर रही है, जो रिसीविंग एंड की जो उसकी रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की, कुछ रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही, इट कम्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो एक और एग्जांपल है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह की एग्जांपल है जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ, लेकिन बट दिस एग्जांपल आई हैव टेकन फ्रॉम स्टीवनसन। इसमें और इसमें ये फर्क है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये कि इसमें उसने 0.97 और 0.0155 माइक्रोफेरेड्स और ये मिली हेनरीज पर किलोमीटर L और C बेसिकली दिया है, जबकि यहाँ पे उसने क्या किया है, स्टीवनसन ने सिंगल सर्किट है, 3 फेज लाइन है, सिंगल सर्किट है, 60 हर्ट्ज है, ट्रांसमिशन इसकी लेंथ बताई है, और उसने बताया कि रुक कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, यानी एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक सीधी लाइन पे है। ठीक है, और उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 7.25 मीटर डिस्टेंस है कंडक्टर्स के दरमियान। कंडक्टर्स, द लोड ऑन द लाइन इज 125 मेगावाट है लोड है, और ये हमारे पास केवी है, और 100% पावर फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा लोड क्या है, वो रियल लोड है। ठीक है, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, प्योर रेजिस्टर है, रेजिस्टिव लोड है। फाइंड द वोल्टेज, करंट एंड पावर एट द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड एंड वोल्टेज रेगुलेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेव लेंथ भी कहा है, वेलोसिटी भी कहा है, प्रोपगेशन ऑफ लाइन कहा है। तो इसको इस ट्रांसमिशन लाइन में देखें, रुक कंडक्टर इस्तेमाल किया है, फ्लैट स्पेसिंग है, तो इसमें से पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ आंख बंद करके। ठीक है, वो मैं इसका GMD निकाल सकता हूँ। व्हाट विल बी GMD, इट विल बी सिंपली 2 कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज 3 कंडक्टर्स हैं, एक A, उसके बाद B और उसके साथ C, AB डिस्टेंस मल्टीप्लाइड BC डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय CA डिस्टेंस का अंडर रूट। ठीक है, वहां से हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है, और सिंगल कंडक्टर है और रुक है, उसने कोई डबल उसने बंडल कंडक्टर की बात नहीं की है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका GMR में कहां से निकाल सकता हूं, आई कैन फाइंड द GMR और GMC। ये कहां से निकलेगा, ये आई विल कंसल्ट ए टेबल। ठीक है, टेबल कंसल्ट करूंगा, वहां से GMR निकलेगा, वहां से GMC निकलेगा, उसके बाद फिर मैं L निकालूंगा, 2 × 10⁻⁷ log ऑफ GMD डिवाइड बाई GML। ठीक है, इंडक्टेंस की सूरत में है। ठीक है, और उसके बाद कंडक्टेंस की सूरत में हमें आमतौर पे उसमें GMC जो है वो किसके बराबर है, वो एक्सटर्नल रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो वहां से मैं C और L निकाल सकता हूँ। ठीक है, और उसको फिर मैं C और L बेसिकली यहाँ पे देखें, एक और चीज है, क्योंकि रुक कंडक्टर कहा है उसने,
तो इसका मतलब है ये इसमें उसने उसको निगलेक्ट नहीं किया, उसकी रेजिस्टेंस निगलेक्ट नहीं की है, निगलेक्ट करने को नहीं कहा है। तो इसका मतलब है रुक कंडक्टर की जो पर यूनिट लेंथ है इसकी रेजिस्टेंस है वो भी आपने इंक्लूड, वो भी शामिल करना है। बेसिकली जी किसके बराबर होगा? जी विल बी इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल के बराबर होगा। आर कुड बी ओहम्स पर किलोमीटर पर माइल्स, इसी तरीके से एल जो वो इंडक्टेंस हेनरीज पर किलोमीटर पर माइल्स पर फुट पर मीटर, वट एवर द यूनिट्स यू टेक। ठीक है, सो यहाँ पे जी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर होगा, एक रियल नंबर नहीं होगा, बिकॉज लाइन के लॉसेस को हम निगलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, इसने एक इंटरेस्टिंग काम किया। यहाँ पे एक तरीके उससे आप कैलकुलेट करें तो आपके पास z भी आ जाएगा, आपके पास y भी आ जाएगा, लेकिन इसने एक और इनडायरेक्टली उसने कैलकुलेट किया। ये कहाँ से किया है? बेसिकली पुराने ज़माने में ये कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, जाहिर ऑफ कोर्स दे हैड द टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स में जो है तो उसमें से कैलकुलेशंस को भी आप अगर टेबल्स को कंसल्ट करते हैं तो कैलकुलेशंस को भी आप कम कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी हैव इन द टेबल इज ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन आप लिखें ना जरा, इंडक्टेंस के लिए इक्वेशन लिखें, एल इज इक्वल टू, जी बच्चों, एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 log of GMD divided by GMRL। log of, ये थोड़ा सा मैं इसमें स्टीवनसन में बाज जगहों पे आप लोगों को थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में मसला होगा। जो आप अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसका जवाब भी यही आएगा। ये जो इसमें इस इक्वेशन में उसने दिया है उसका जवाब भी यही आएगा, लेकिन यह थोड़ा सा अजीब सा लगता है हमें। ये चीज कहाँ से आई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने लिख लिया GMD इज इक्वल टू सॉरी L इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 log of GMD divided by GMRL लिख दिया। G5 का आपने लिख दिया? यस सर। क्या लिखा है? L is equal to 2 multiplied by 10⁻⁻7 log of GMD over GMRL। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अंसारी साहब ने भी लिखा? जी सर। गुड। अब इसको लिखें इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 log of GMD plus plus 2 into 10⁻⁻7 log of 1 over GMRL। Will it make any difference? log की प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है ना? सही है सर, कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो सही है, कोई डिफरेंस नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर एक सिंगल कंडक्टर में इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, जिसका GMR मुझे पता है, तो बेसिकली अगर आप इस किताब का टेबल अगर आप देखें ना, तो इसमें जो मैंने इक्वेशन आपको लिखवाई इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पार्ट सिर्फ GMDs पे डिपेंड करता है, और सेकंड पार्ट किस पे डिपेंड करता है? GMR पे डिपेंड करता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? आप सेकंड पार्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट आया है, ये एक ऐसे कंडक्टर की इंडक्टेंस है, दो कंडक्टर्स हैं जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है या 1 फुट है। ठीक है, और उसका GMR जो है, दो कंडक्टर्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 फुट है, और उसका अगर GMR मुझे पता हो तो क्या मैं उसकी इंडक्टेंस निकाल दूं? ये सेकंड वाला फैक्टर नहीं आता 2 into 10⁻⁻7 1 over GMRN, ये वाला चीज नहीं आएगी। अगर दो कंडक्टर्स हैं, हर कंडक्टर का GMR मुझे पता है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 फुट का डिस्टेंस है, तो उसकी इंडक्टेंस क्या होगी? इट विल बी 2 into 10⁻⁻7 log of 1 divided by GMRL, इसके बराबर होगा। ये जो टेबल्स हैं, टेबल में अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स दिस सेकंड फैक्टर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? GMR क्या चीज है? अगर हमारे पास सिंगल कंडक्टर है तो उसमें GMR बेसिकली कंडक्टर का अपना GMR है,
तो हर कंडक्टर का अपना एक GMR गिवन है, वो टेबल्स में मौजूद होता है। तो टेबल्स GMR भी देती हैं, लेकिन टेबल्स ये सेकंड फैक्टर भी निकाल के दे देती हैं हमें पर यूनिट लेंथ। ये सेकंड फैक्टर ऑलरेडी, बिकॉज GMRL क्या चीज है, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हर कंडक्टर के लिए GMRL जो है ये एक खास नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंपोनेंट जो है इस इक्वेशन का, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें एक कंडक्टर है, उसमें GMR उस कंडक्टर का हमें पता है, एक रूप कंडक्टर है या फाल्कन है या जो भी उसका GMR मुझे पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस फैक्टर, द सेकंड फैक्टर इज कांस्टेंट फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए गिवन कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो टेबल में अगर उस टेबल को आप स्टीवनसन की किताब के टेबल को कंसल्ट करें तो उसमें बेसिकली ये सेकंड फैक्टर सारे कंडक्टर्स के लिए उसने दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, इस फैक्टर को वहां से पिक करना है और उसको डिस्टेंस L से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे लाइन की जो है वो क्या चीज आ जाएगी, यू विल गेट द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। पूरे ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस आएगी। या सिर्फ उसी फैक्टर को ले आते हैं, ये वाला फैक्टर 2 × 10⁻⁷ log 1/GMRL, ये चीज ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, इसको वहां से पिक करें। और एक और चीज देंगे, पहला वाला फैक्टर 2 × 10⁻⁷ log GMD डिवाइड बाय GMRL, GMD डिवाइड बाय 1, GMR को तो हमने वहां से निकाल के सेकंड फैक्टर में डाल दिया था। अब फर्स्ट फैक्टर है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, ठीक है। और हमें आमतौर पे हमें पता होता है कि कंडक्टर्स के दरमियान 1 फुट का डिस्टेंस है, 2 फुट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आमतौर पे टेबल्स में ये करते हैं कि ये वाला फैक्टर भी निकाल के रख देते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ये वाला फैक्टर, ये अगर GMD जो इसने लिखा है 1 फुट हो तो ऑफ कोर्स दिस विल बी ए कांस्टेंट नंबर, 2 फुट हो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, 3 फुट हो एक कांस्टेंट नंबर होगा, 25 फुट हो एक कांस्टेंट नंबर होगा, 30 फुट हो एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए टेबल बने हुए होते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन है रुक कंडक्टर की फॉर एग्जांपल, उसका GMR मुझे पता है, तो इसका मतलब है रुक कंडक्टर के लिए सेकंड फैक्टर जो है ये भी टेबल में गिवन होगा, वहां से मैं ये फैक्टर निकालूंगा। एक और टेबल कंसिडर करूंगा जिसमें अगर मैंने D इक्विवेलेंट, देखे इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए D इक्विवेलेंट में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है, ये 30 फुट है। तो इसका मतलब है एक और टेबल कंसल्ट करूंगा जिसमें उसने 1 फुट GMD को 1 फुट 2 फुट 3 फुट वगैरह पुट करके उसने एक और टेबल बनाया है जिसमें उसने पहला वाला फैक्टर दिया। एक टेबल में दूसरा फैक्टर होगा और एक और टेबल में पहला वाला फैक्टर होगा। बेसिकली उसने रूप कंडक्टर के लिए पहला फैक्टर जो वो एक और टेबल से, वो GMD पे डिपेंड करता है, उस टेबल को कंसल्ट करके उसने ये वाला लिखा, और दूसरा GMR को कंसल्ट करके फिर उसने टेबल से ये वाला फैक्टर निकाला, उन दोनों को ऐड किया तो बेसिकली L हमारे पास क्या चीज आ गया, L आ गया। उसको फिर ये बेसिकली उसको L को फिर उसने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया। आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं होती, पुराने जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। तो सारे लोग हाथों से जब कैलकुलेशंस करते थे तो उसमें फिर उस वक्त एज्यूम करते थे कि फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स, US की बात करें तो वहां में फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज है, तो ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा L सेकंड फैक्टर के लिए भी वो निकाल सकते हैं और फर्स्ट फैक्टर वो भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स, ये ओमेगा L के फैक्टर्स हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए Z जो है, Z का जो ओमेगा L है वो ये वाला आता है। एक तरीका तो ये था ना कि आप L निकालते उसको आप J ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये आते। दूसरा तरीका क्या है, वो L क्या जो के लिए जो दो फैक्टर्स हैं, टेबल्स कंसल्ट करें, उन दोनों को वहां से निकालें, उन दोनों को ऐड करें, ठीक है। टेबल्स में ऑलरेडी ओमेगा L को ओमेगा के साथ उसने मल्टीप्लाई भी किया हुआ, तो इसका मतलब बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट J ओमेगा L ये हमारे पास आ गया, उसमें फिर R को मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास Z आ गया, एंड Z इज ओहम्स पर माइल्स में है। और Y हमारे पास क्या है, इसी तरीके से कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है उसको भी दो पार्ट से हम बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए और डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए दो कंपोनेंट्स हैं इक्वेशन के, C की इक्वेशन के, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स के टेबल्स को मैं कंसल्ट कर सकता हूं, तो वहां से हमारे पास एडमिटेंसेस जो है उनकी वो भी वहां से निकल सकती है, वहां से टेबल में मिल जाती है। वहां से मैं जब Y निकालता हूं तो व्हाट Y कम्स आउट टू बी दिस थिंग, वंस आई गेट Z एंड Y, ठीक है। रिसीविंग एंड की, रिसीविंग एंड का मतलब है X किसके बराबर, L के बराबर, ओमेगा L यहां से निकालूंगा ये आ जाएगा, ZC हमारे पास ये आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इस सूरत में क्योंकि हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। VR और IR हमारे पास इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड फ्रॉम
from the information provided here, ठीक है, I can find VR and IR, ठीक है, और उसके बाद फिर cos hyperbolic omega L sin hyperbolic अगर omega L मुझे पता चल जाए तो of course then what I have is I have this is the equation that I have, ठीक है, cos hyperbolic omega L in terms of lossless transmission line हो, loss ना हो, तो basically this is the equation, और x की जगह L पुट करूंगा तो cos hyperbolic ओमेगा एल बन जाएगा, ठीक है। सो दीज ओमेगा एल cos हाइपरबोलिक एल sin हाइपरबोलिक एल और ZC अगर मुझे यहाँ से जैसा कि मैंने यहाँ निकाला वो सारी चीजें मुझे पता चल गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब VS निकालना तो इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज cos हाइपरबोलिक ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय VR प्लस J ओमेगा C, नहीं इसमें हमारे पास क्या था, हाइपरबोलिक में लिखते हैं तो J का फैक्टर नहीं आता है, उसमें सिंपली ZC sin हाइपरबोलिक ओमेगा L मल्टीप्लाइड बाय IR, तो वो वाली इक्वेशन है वहां पे पुट करूंगा तो VS आ जाएगा मेरे पास और फिर IS आ जाएगा, सेंडिंग एंड की वोल्टेजेस और करंट्स आ जाएंगी, इसी तरीके से लाइन वोल्टेजेस सेंडिंग एंड की निकाल सकता हूँ, सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर निकाल सकता हूँ, इसी तरीके से पावर जो सेंडिंग एंड भेजेगी वो आ जाएगी, ठीक है। और नो लोड पे अगर मैंने वोल्टेज निकाल दी, सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग एंड की वोल्टेज कितनी होगी, नो लोड, ठीक है। सो नो लोड रिसीविंग एंड की वोल्टेज और ये हमारे पास 120 और यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी हमारे पास, वेव लेंथ आ जाएगी और इसकी जो बीटा जो है फेज कांस्टेंट जो है इस ट्रांसमिशन लाइन का आएगा। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। जी बच्चों, इट्स ओके, जी सर, बस थोड़ा सा जाके करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, चल ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।